जैसे कि हमें पता है बिजनेस को दो टाइप के कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। पहला क्या था? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल हमें क्यों ज़रूरत होती है फिक्स कैपिटल की? ताकि हम फिक्स एसेट्स खरीद सके अपने बिजनेस के लिए। फिक्स एसेट्स कौन से होते हैं? जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज। अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये चीज़ें मेन थी और हमने वो क्या कर ली? परचेज कर ली या उसके लिए हमने बजट बना लिया। हमारी फिक्स कैपिटल हमने साइड में रख दी है। अब ये सारी चीज़ें तो आ गई, बट जो हमारा डे टू डे बिजनेस का जो खर्च है, जो भी एक्सपेंस है, जो हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हम किस जगह पे यूज़ करते हैं? जैसे अभी आप प्रोडक्ट बनाओगे, मशीनरी है आपके पास, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिससे आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो वो कच्चा माल खरीदने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप एक बार नहीं खरीदते, एक बार ही स्टॉक में नहीं ला के रख देते हो। क्या करते हो? एक बार प्रोडक्ट बनाया, ख़त्म हुआ, फिर से लेकर आए, तो आपको बार बार उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब वो जो खर्च है आपके, वो क्या है? रिकरिंग है, बार बार होने वाले खर्च हैं। फिर आपने प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ले लिया, फिर जो मजदूर आपके यहाँ काम करेंगे उनको वेजेस दोगे, सैलरीज दोगे, तो वो भी क्या है? आपकी रिकरिंग है, हर महीने आपको देनी या हर हफ्ते। अगर लेबर्स काम करते हैं, वेजेस दोगे तो हो सकता है रोज देनी पड़ती हो या हर हफ्ते देनी पड़ती हो। ठीक है, वो आपका क्या डेली एक्सपेंडिचर है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? अलग से पैसे होने चाहिए। अगर आपने सारे पैसे फिक्स कैपिटल पे, फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च कर दिए, तो आपके पास डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए पैसे बचेंगे क्या? नहीं। तो हमें यही डिसाइड करना होता है कि हमें वर्किंग कैपिटल कितना रखना है। हमने फिक्स कैपिटल डिसाइड कर लिया, इतना होगा। फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए हमने फिक्स कैपिटल इतना निकाल दिया, तो वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए? हमारे जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स है बिजनेस के, उसे मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल साइड में रखना पड़ता है। ठीक है, अब समझते हैं वर्किंग कैपिटल क्या है। अब जब आप वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखोगे तो कितना सारा लिखना है जितना दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल से लेके एक्सपेंसेस तक नहीं, सिर्फ आपको समझने के लिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, working capital is the capital which is used to carry out the business day-to-day business activities. Working capital is the capital, working capital मैंने आपको बताया, जो आपको day to day खर्च के लिए आप जो पैसे रखते हो उसे बोलते हैं। Working capital is the capital which is used to carry out the day-to-day business activities. Business activities, जो भी business में काम होता है day to day, उसको मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो? वर्किंग कैपिटल यूज करते हो। ठीक है, आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वुड बी नीडेड टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। आपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट कर लिया, उसे उतना आपने एस्टिमेशन लगा लिया कि हाँ मुझे इतनी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको वर्किंग कैपिटल भी पता करना पड़ेगा कि मुझे वर्किंग कैपिटल कितना लग सकता है। समझो, अगर आप पूरे पैसे फिक्स कैपिटल, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए खर्च कर दोगे तो आपको आगे का जो भी काम है बिजनेस का, वो करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो आपको उसका भी एस्टिमेशन लगाने के मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे इतने वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा, इतना वर्किंग कैपिटल फंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, A business firm requires funds to store adequate raw material in the stock. मतलब बिजनेस फर्म को एक एडिक्वेट मात्रा में, एक सही मात्रा में स्टॉक रॉ मटेरियल का रखना पड़ता है, ताकि जब भी आपको ऑर्डर आ रहा है, अब ये तो नहीं वेट करो कि ऑर्डर आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। ठीक है, अ फर्म वुड नीड टू कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब जब सामने वाला इंसान आ गया आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तब आप उसे बनाना स्टार्ट करोगे क्या? नहीं, क्योंकि बनाने में उसके प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपके पास फिक्स्ड फिनिश गुड्स भी होने चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई ऑर्डर आता है तो तुरंत में उसे सप्लाई कर पाऊँ उस प्रोडक्ट का। ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट।
कोई भी बिजनेस दो चीजों पे चलता है, या तो वो कैश में चीजें लेन देन कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है, या क्रेडिट पे, उधार पर। ठीक है, तो अभी आपने अगर उधार पर चीजें बेची है तो हो सकता है आपको वो पैसे आने में कुछ समय लगे। 2 महीने का टाइम दिया होगा, 3 महीने का टाइम दिया होगा कि भाई इतने में मेरा उधार चुका देना या वापस कर देना। तो वो 2-3 महीने मतलब आपके पास पैसे नहीं आने वाले, आपका पैसा वहां पर रुक गया है। तो 2-3 महीने आप कहाँ से पैसे अपने बिजनेस में यूज करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमिडिएटली, हमें तुरंत उसके कैश नहीं मिलता, उससे हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है जितना समय हमने उसे दिया है। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। अभी जो पर्सन है जिससे हमने उधार दिया है वो हमारा क्या है, डेटर, उससे फंड आने में समय लगेगा। तो वो जितना समय हमें लगेगा उससे फंड कलेक्ट करने में, उतने समय में जो भी हमारी एक्टिविटी है वो रुकनी नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फंड होना चाहिए, हमें उसके लिए फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब उस प्रोडक्ट पे बाकी जितने भी खर्चे, जैसे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना, वेजेस देना, बाकी जो भी खर्च है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ओवरहेड के। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट तैयार है बट उसको बेचने में जो भी खर्च आते हैं वो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक्सपेंसेस लगता है एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसे हम कहते हैं ओवरहेड। ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अकाउंटिंग फीस। अभी आपका बिजनेस चल रहा है तो उसका आपने अकाउंट्स मेंटेन किया होगा, उस अकाउंट्स जो आपका अकाउंट्स मेंटेन करता है वो अकाउंटेंट, उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग करोगे अपने प्रोडक्ट के लिए, उसका पैसा लगेगा। इंश्योरेंस करवाओगे अपने प्रोडक्ट का, उसका पैसा लगेगा। इंटरेस्ट, लीगल फीस इन केस जैसे एग्रीमेंट वगैरह आप बना रहे हो या उसे रेन्युअल करवा रहे हो, या जो भी आपको लीगल वर्क के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो लीगल फीस हो गया। आप अगर जहाँ पर आपका ऑफिस या कोई भी चीज है लोकेटेड है वहां पर आप उसका रेंट भरोगे, अगर आपने उसे रेंट पे लिया है, उससे वो जगह का कोई भी काम है जिसमें आपको रिपेयरिंग का खर्चा है वो भी आपका वो उसमें जुड़ जाता है। टैक्सेस पे करते हो, टेलीफोन बिल्स पे करते हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, सेल्समैन को आने जाने के लिए खर्च देते हो, ट्रैवलिंग का जो देते हो, उसका मोबाइल रिचार्ज, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज को मोबाइल का भी रिचार्ज करके देती है। या आपने जो आपका ऑफिस है उसमें आपने कंप्लेंट सेल रखा है या फीडबैक सेल रखा है, तो उसमें वो जो टेलीफोन यूज कर रहे हैं उसका बिल, ये सारे के आपके ओवरहेड से उस प्रोडक्ट पर। ठीक है, कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। ऐसे ओवरहेड्स पे करने के लिए भी हमें कैश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर है, डे टू डे खर्च है, एक बार कर दिया तो छुट्टी नहीं होती इसमें। ठीक है, सिंस अनसर्टिनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस। अनसर्टिनिटी मतलब कोई भी ऐसी घटना जो हमने सोची नहीं थी वो भी हो सकती है। अचानक फ्लड आ गया, काफी हमारे प्रोडक्ट के नुकसान हो जाते, तो उसे बैकअप करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे होने चाहिए। सम एक्सेस कैश मतलब एडिशनल कैश होना चाहिए। ऑल्सो शुड बी मेंटेन टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड जो अचानक आने वाले खर्च हैं उसको मीट करने के लिए भी हमारे पास कुछ एडिशनल कैश होने चाहिए। ठीक है, ये समझा ओवरहेड मतलब क्या। Thus, a business firm will have to arrange capital for the following. क्यों उन्हें कैपिटल की जरूरत पड़ती है? For building up inventories. Inventories मतलब जो गुड्स आप बनाओगे वो, उसे बनाने के लिए आपको जैसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, आपको लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस पे जो आपको खर्च करना पड़ेगा वो आपको कहाँ से अरेंज करना पड़ेगा, इस कैपिटल से अरेंज करना पड़ेगा। फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, अब सामने वाले से मुझे पैसे मिलने वाले, बट उसको सारी चीजें उसे फोन करना पड़ेगा या जो भी मेरे खर्च आएंगे उससे उस पैसे को रिटर्न लेने में, वो भी मेरा इससे ही निकलता है। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
दिन भर में जो भी मतलब बिजनेस के जो भी डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चे हैं, जो बिजनेस चलाने के जो भी खर्चे आते हैं वो भी मुझे अरेंज करके रखने पड़ेंगे। वो कहाँ से आते हैं? इस वर्किंग कैपिटल से आते हैं। ठीक है, अब डे टू डे खर्चे क्या हो जाएंगे? रॉ मटेरियल खरीदना, सैलरीज देना, जैसे कि यहाँ पर सारे ओवरहेड्स लिखे हैं वही हमारे डे टू डे खर्चे होते हैं, जो रिकरिंग है, एक बार कर दिया तो खत्म नहीं होते, हमें बार बार करने पड़ते हैं। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस एसेट्स इज रेफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल। जो भी कैपिटल हम इन चीजों में लगाते हैं वो हम उसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज। अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग नजरिए से देखा है, अलग अलग वे में रखा है उसे। ठीक है, सम अथॉरिटीज कंसीडर वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। हमारे जो भी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो भी एसेट्स इजीली कन्वर्टेबल है कैश में, कुछ दिनों में वो कैश में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम बोलते हैं करंट एसेट्स। और हमारी करंट लायबिलिटीज क्या है? जिन्हें हमें चुकाने पैसे, जैसे कि सप्लायर जिसने मुझे रॉ मटेरियल दिया उधार पर, तो उसे मुझे पैसे रिटर्न करने होंगे, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? वर्किंग कैपिटल इज इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वर्किंग कैपिटल उतना होगा जितना हमारा एक्सेस, जो भी पैसा बचता है करंट एसेट्स। देखो, करंट एसेट्स से मुझे 500 रुपये आने वाले, ठीक है, और मेरी करंट लायबिलिटीज है 300 रुपया, तो मतलब जो 200 रुपया बच रहे हैं मेरे, वो क्या हो जाएंगे? मेरे वर्किंग कैपिटल हो जाएंगे। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो पैसे बचे वो मेरे क्या होंगे? वर्किंग कैपिटल होंगे। ठीक है, इसको इतना डिटेल में यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं है, जो मैंने समझा है वो याद रखो, और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग कैपिटल। लेकिन ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। ठीक है, आपके पास कैश था, आपने क्या किया? रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, उसको प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्शन किया उसका। ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदा या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो भी नॉर्मल आपको एक्सपेंसेस लगते हैं उसे बनाने में, वो सारे देखे। उसके बाद आपने उसको प्रोडक्ट बना दिया, उसको प्रोडक्शन कर दिया, उसका वो काय में बदल गया है? अब इन्वेंट्रीज में चीजें बन गई है। ठीक है, उसको सेल्स करोगे, उससे आपको क्या मिलेंगे? रिसीवेबल्स, मतलब पैसे मिले नहीं अगर क्रेडिट सेल किया तो उससे पैसे मिलेंगे, रिसीवेबल्स हो जाएगा आपका, और वो बाद में बदल जाएगा कलेक्शन में कुछ दिनों के बाद, और फिर से आपके पास कैश आ जाएगा, फिर से आप जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे उसे फिर से बिजनेस में लगाओगे। तो ये जो साइकिल है वो क्या होता है? चलते रहता है। ठीक है, अगर इसे समझना है तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। A business firm needs funds to finance its working capital need. बिजनेस फर्म को पैसों की जरूरत होती ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल, जो भी उनके डे टू डे एक्सपेंडिचर है, उसे पूरा कर सके। Prominent shares of this fund is used to buy raw materials and remaining part is kept available to pay wages and expenditure. जो भी हमें इससे पैसे आएंगे वो हम क्या करते हैं? पहले तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कुछ पैसों का रॉ मटेरियल खरीदते हैं ताकि हम फिर से प्रोडक्शन कर सके, और जो पैसे बचते हैं वो हम साइड में रखते हैं। जो भी हमारे लेबर्स है, जो भी वर्कर्स है, जो काम कर रहे हैं, उनको वेजेस या सैलरीज दे सके, और बाकी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भर सके। ठीक है, Thus the working capital which was in the form of cash is converted into inventories. वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास कैश में था उसे हम क्या करते हैं? इन्वेंट्रीज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब रॉ मटेरियल लाए, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, चीजें बनाई उसकी, फिर उसे बेचा। ये जो प्रोसेस है, फिर बेचने के बाद उधार पे बेचा, मुझे पैसे मिलने वाले हैं, फिर कुछ दिनों के बाद पैसे मिलेंगे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो साइकिल है वो क्या होता है? चलता रहता है। रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। अब रॉ मटेरियल हम क्या करते? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते। तो कुछ प्रोडक्ट क्या होते हैं? आधे बन गए होते हैं, आधे बनने बाकी होते हैं। तो जो प्रोडक्ट आधे बन चुके होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, उन पे काम चल रहा है, अभी वो पूरा बना नहीं है। एंड देन टू फिनिश गुड,
जब वो पूरा बन के तैयार हो जाता है तब उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल से समझे तो आप मोटरसाइकिल्स बनाते हो, ठीक है, बाइक्स बनाते हो, तो वो बाइक जब उसका पूरा मोटर्स का काम कंप्लीट है बट उसमें जो उसकी बॉडी है, जो उसके मेटल्स की बॉडी है वो बनना बाकी है। मोटर्स अंदर के बन चुके हैं और वो बॉडी बनना बाकी है, मतलब उस पर काम चल रहा है, वो आधा बन के रेडी है और आधा उसका काम बाकी है। तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोसेस है या प्रोग्रेस है। ठीक है, लेकिन जब वो पूरा बाइक बन के रेडी हो जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स। ठीक है, विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल। वो जब फिनिश गुड्स में बदल जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, बेचते, सेल करते, और वो सेल अगर क्रेडिट पे है तो वो पैसे हमें आने बाकी होते, मतलब पैसे मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं है। प्री-अज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। जो भी हमने गुड्स बेचे वो हमने क्रेडिट बेसिस पे बेचे हैं, तो वो हमें वो पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, मिले नहीं है। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल्स हैव मैच्योरिटी ऑफ स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट। एक बार चीजें बेची उसके कुछ दिन बाद वो पैसे हमें मिलते हैं, मतलब वो मैच्योरिटी डेट हम तय करते हैं कि कितने दिन में वो हमें पैसे रिटर्न करेंगे, या वो बोलते हैं कि हम आपके पैसे इतने दिन में दे देंगे। जैसे अगर 3 महीने का टाइम दिया हमने, बाइक्स बेच दी, ठीक है, और 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने में आप हमारे पैसे रिटर्न कर देना, तो वो जो 3 महीने के बाद का जो डे होगा जिस दिन वो हमें पैसे रिटर्न करेगा वो हमारा मैच्योरिटी डे होता है, मैच्योरिटीज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल्स ब्रिंग्स बैक टू द साइकिल टू कैश। जो भी कलेक्शन हुआ वो हमारा कैश, फिर से हम उसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसे प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर बेचेंगे, और फिर से ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज्ड टू पे क्रेडिटर्स। जो भी कैश आया उसमें से कुछ कैश हम क्या करते हैं, अपने क्रेडिटर्स को पे कर देते हैं, जिनसे हमने रॉ मटेरियल उधार पर खरीदा था। इनकम टैक्स पे करते हैं, और जो कुछ पैसे होते हैं उसका डिविडेंड, जो अभी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी पैसे देने होते हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट डिविडेंड पे करते हैं। बाकी जो पैसा बचता है हम वापस उसे बिजनेस में लगा देते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ इट पुट इनटू सर्कुलेशन अगेन। ठीक है, समझा इतना। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम या ज्यादा होती है, बढ़ती या घटती है, ठीक है, वो समझेंगे। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन सी ऐसी चीजें जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर असर करती हैं। देयर इज नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड्स टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडिक्वेसी। कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है जिससे हम वर्किंग कैपिटल को मेजर कर सके, वो हम तय करते हैं हमारा जो भी प्लानिंग होता है उसके हिसाब से। ठीक है, मैनेजमेंट हैज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फर्म, कि बिजनेस फर्म्स ये करने वाली है तो उन्हें इतना पैसा लगेगा, उसके लिए उस पर हम उसे डिटरमाइन करते हैं, तय करते हैं। एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स, मतलब कि अब बिजनेस में अच्छी खासी डिमांड आ रही है, ठीक है, तो उससे जो भी डिमांड आ रही है, जो भी चीजों की मांग हो रही है, उसे हम सप्लाई करने के लिए सप्लाई करते हैं, तो उससे हमें उसमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा। ज्यादा डिमांड है, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा पैसों की जरूरत होगी, तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस क्या काम करता है उस पर भी डिपेंड करता है हमारा वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा। जैसे कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, चीजों को बनाता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो उसे ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर वो ट्रेड करता है तो शायद कम पैसे लगेंगे। ठीक है, फर्म्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो भी बहुत जरूरी प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे डेली कंजप्शन में। कौन से होते हैं, जैसे कि जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो भी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो प्रोडक्ट अगर वो
बिजनेस बनाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा, उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो ज़्यादा हो सकता है। जैसे फर्म एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजप्शन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। अब क्यों? जो डेली प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें कम वर्किंग कैपिटल क्यों लगेगा? क्योंकि डेली उनका जो सेल्स हो रहा है और डेली पैसे आ रहे हैं, मतलब आपको रॉ मटेरियल रोज लग रहा है, आपको डेली खर्च भी रोज लग रहा है, लेकिन आपके पैसे भी जल्दी आ जाते हैं। Relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash flow in the firm to take care of liabilities. जो भी आपने उधार पर चीजें ली उसे आप रिटर्न भी जल्दी कर पाते हो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है डेली कंजप्शन होते हैं तो उससे आपको पैसे भी जल्दी मिलते हैं। Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. अब पब्लिक यूटिलिटीज जैसे कि ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो ये चीजें हैं, इसका जो कैश फ्लो होता है वो भी फटाफट आता है। मतलब आपने चीजें बनाई, बेची, रिसीवेबल्स बना और कैश भी जल्दी आ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं रखना पड़ता है साइड में, ठीक है। Likewise, public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customer. कस्टमर्स ज्यादातर तुरंत कैश देते हैं और चीजें खरीदते हैं, तो उसे उस बिजनेस को ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं रखना पड़ता, क्योंकि कैश उनका जल्दी जल्दी आ रहा है। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स, जो ऐसे जहां से पब्लिक यूटिलिटीज तैयार होती हैं, दिस कंसर्न्स प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ये जो कंसर्न्स है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आप ट्रांसपोर्ट यूज करते हो तो क्या करते हो, तुरंत पैसे देते हो, ना कि बोलते हो कि 2 महीने के बाद लेना, ठीक है। गैस सिलेंडर ले रहे हो तो उसका पैसा तुरंत दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो 1 महीने में दे रहे हो। मतलब ये जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स हैं उन्हें पैसे जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिल देते हैं, उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं रखना पड़ता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, मतलब उसके अपोजिट में देखें तो इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट, अगर वो लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहे हैं, महंगे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ब्रांडेड चीजें बना रहे हैं, तो उन्हें क्या होगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ज्यादा, लग्जरियस प्रोडक्ट थोड़ा कम बिकते हैं, उतने ज्यादा लोग उसे नहीं खरीदते, तो उसमें क्या होगा, जब वो बिकेगा तभी आपका सेल्स होने के बाद पैसे मिलेंगे, तो वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। If the business is dealing in luxurious products, it requires huge amount of working capital. As sales of luxurious items are not frequent, वो continuous basis पे नहीं होती, ठीक है। Trading and merchandising firm, अब merchandising firm क्या होता है? Merchandising firms are those which are concerned with buying and selling of goods, मतलब ट्रेडिंग करते हैं वो लोग, चीजों को बाय करते और सेल करते हैं, और आइदर एज होलसेलर और रिटेलर, या तो होलसेलर के तौर पे या रिटेलर के तौर पे, लेकिन उसमें वो कुछ चेंजेस नहीं करते, जो वो प्रोडक्ट लाते हैं वही वो आगे बेचते हैं। जैसे एक होलसेलर, उसने फैक्ट्री से चीजें ली, ठीक है, उसमें वो कुछ भी अल्टरिंग नहीं करता है, कुछ भी चेंज नहीं करता है, और वो आगे बेच देता है रिटेलर्स को। रिटेलर भी उसमें कोई चेंजेस नहीं करता है, वो क्या करता है, कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट बेच देता है, मतलब विदाउट अल्टरिंग, उसमें फिजिकल गुड्स में, फिजिकल फॉर्म में गुड्स के कुछ भी चेंजेस ना करते हुए उसे चीजों को बाय या सेल करता है, कौन, मर्केंडाइज, ठीक है। विच आर कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स have to carry big inventories of goods to meet customers demand. ये जो मर्केंडाइजर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, वो लोग किस चीज में जुड़े हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, सप्लाई करने में। तो दे हैव टू कैरी बिग इन्वेंटरीज, ज्यादा मात्रा में उन्हें गुड्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सके, ठीक है। एंड हैव टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज, और ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज भी देनी पड़ती है अपने कस्टमर्स को,
क्योंकि अगर आप क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं दोगे तो लोग आपके पास चीजें नहीं खरीदेंगे। अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। Hence, they need large amount of working capital, इसलिए उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। गुड्स तो उन्हें डेली लाने, डेली बेचने, लेकिन पैसा डेली आएगा क्या, नहीं। तो गुड्स को लाने के लिए बार बार आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप मैन्युफैक्चर करते थे डेली कंजप्शन यूटिलिटीज तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब आप ये काम करते हो जहां पर आपको कस्टमर्स का भी ध्यान देना है, उन्हें क्रेडिट भी आपको देना पड़ता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है, क्योंकि आपने अगर क्रेडिट पे चीजें दी है तो आपका पैसा रिटर्न आने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस समय में आपका जो भी बिजनेस है वो रुक ना जाए, उसके लिए आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है? साइज ऑफ बिजनेस, अगर बड़ा बिजनेस है तो कितना वर्किंग कैपिटल लगता है और छोटा बिजनेस है तो कितना लगता है। समझो अगर एक छोटा सा सुपरमार्केट है तो उसका वर्किंग कैपिटल कितना होगा, या अगर एक बड़ा मार्केट है तो उसका वर्किंग कैपिटल कितना होगा, उसका डे टू डे एक्सपेंडिचर कितना होगा, वो हम देखते हैं। द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमारे बिजनेस का जो साइज है अगर छोटा है या बड़ा है तो उससे भी हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट होता है, उस पर असर आता है। अ फर्म विथ लार्ज स्केल ऑपरेशन विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। जो बिजनेस बहुत बड़े स्तर पर अपना बिजनेस कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वही, और जो बिजनेस स्मॉल साइज पर कंडक्ट कर रहा है उसे कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बड़े जब बिजनेस आप कंडक्ट करते हो तो आपको ज्यादा उधार देना पड़ता है, ज्यादा क्रेडिट देना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो डेली खर्च है उसे भी ध्यान देना पड़ता है और उस पे भी आपको खर्च करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अब सेल्स हमें कैसे अफेक्ट करता है हमारी वर्किंग कैपिटल को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर affecting size of working capital. कैसे? The volume of sales and size of working capital are directly related to each other, with each other. एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप सेल्स करते हो, आपका सेल्स बढ़ता है तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको जो डेली खर्च है वो ज्यादा रखना पड़ेगा। वही जगह अगर आपका सेल्स कम है तो आपको रॉ मटेरियल कम लगेगा, आपको लेबर्स कम लगेंगे तो उनको खर्च कम देना पड़ेगा, उससे आपका वर्किंग कैपिटल थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर आपका सेल्स ज्यादा है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कम है तो कम की पड़ेगी। डिपेंड, डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, कि आप कितना सेल्स करते हो, आपका वर्किंग कैपिटल उससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, प्रोडक्शन साइकिल। अब चीजों को जो प्रोडक्शन करते हो, आप जो चीज बनाते हो, जो प्रोडक्ट तैयार करते हो, वो उसे कितना टाइम लगता है एक फिनिश प्रोडक्ट बनने में। उस फिनिश प्रोडक्ट को बनने तक आप बना रहे हो तब तक तो आपको कुछ इनकम नहीं हो रही है, आप क्या करोगे, जो भी पैसा लग रहा है वो अपने जेब से लगाओगे, जब वो सेल होगा तभी आपको इनकम आएगी ना। तो अगर जितना टाइम उसे बनने में लग रहा है तब तक आपको उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो भी पैसा लगेगा वो रखना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, कच्चे माल को एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करने के लिए जो हम उसे फिनिश गुड्स में तैयार करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल लाया, उसको बनाना स्टार्ट किया, पहले उसका आधा काम हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस था, फिर फिनिश गुड्स में तैयार हुआ। वो साइकिल एक बहुत लंबा चलता है, काफी टाइम लेता है। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, अगर वो जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो टाइम लगा, वो साइकिल था, वो अगर लंबा चला, देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि 1 रुपया आ नहीं रहा है और उसमें पैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए उसके ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट, अगर वो प्रोडक्ट को तैयार करने में, उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में हमें कम समय लग रहा है तो हमें कम पैसों की जरूरत होगी। अगर जितने जल्दी वो फिनिश गुड में रेडी हो जाएगा उसे हम सेल्स कर देंगे और उससे हमें पैसे जल्दी आएंगे। ठीक है, तो जो साइकिल है प्रोडक्शन साइकिल, वो उस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने होंगे।
कितना होगा। अब ये जो फैक्टर्स है वो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। अगर बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा, छोटा बिजनेस है तो कम, ऐसे। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल आप आगे जाके उसे डिटेल में समझोगे। मैं आपको ये बताती हूँ कि उसमें चार फेजेस होते हैं। बिजनेस अगर बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छी डिमांड आ रही है, मतलब थोड़ा अच्छे से समझते हैं। When there is a boom in the economy, मतलब आप प्रोडक्ट की बहुत अच्छी डिमांड है, लोगों के पास पैसे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, ज़्यादा सेल्स करना पड़ता है। सेल्स विल इंक्रीज, आपका सेल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, आप क्या करोगे, ज़्यादा स्टॉक परचेज करोगे, उसे कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में और उसे बेचोगे, तो उसके लिए आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगेगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, ज़्यादा आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट रखना है आपके पास। लेकिन जब मंदी आ जाती है, जब लोग उतनी डिमांड नहीं करते, जैसे कि करंट सिचुएशन में हो रहा है, लोग उतनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो उनकी नेसेसिटीज़ है वही चीज़ें वो ज़्यादा ले रहे हैं, एडिशनल कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, मतलब जो दूसरी चीज़ें हैं उनका जो डिमांड है वो क्या हो गया, कम हो गया। डिमांड कम हो गया तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उससे सेल्स कम हो जाएगा। सेल्स कम होगा तो एम्प्लॉयज जो है उतना काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें उतना पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो उनके पास परचेसिंग पावर रहेगी क्या, नहीं, मतलब वो भी क्या करेंगे, उतनी डिमांड नहीं करेंगे। मतलब ये जो पूरा साइकिल है वो क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। हैंस द वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन, उससे क्या होगा, जब आपके पास डिमांड नहीं आ रही है तो आप उतना सेल नहीं करोगे, उतना प्रोडक्शन नहीं करोगे, तो आपको पैसों की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में बूम है तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, और अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है। टर्म्स ऑफ परचेजेस एंड सेल्स, अब आप परचेज करते हो, जो क्रेडिटर्स आपको सप्लाई कर रहे हैं चीज़ें, वो आपको कितना समय देते हैं, या आप सेल्स करते हो तो कितना समय दे रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी क्रेडिट सेल कर रहे हो तो कितना समय दे रहे हो उन्हें, उस पर भी डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। इफ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको कैश में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ रहा है, कैश में चीज़ें देनी पड़ रही है, तुरंत देनी पड़ रही है, इमीडिएट पेमेंट करना पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप बट अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट सेल्स, आपने क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी दे के रखी है कि चलो ठीक है, 2 महीना 3 महीने बाद आप मेरे पैसे रिटर्न कर देना, तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें खरीदनी है वो तो आपको तुरंत पैसे देने हैं, लेकिन आपको जो पैसे रिटर्न आएंगे, जो आपको इनकम होगी, वो थोड़ी लेट आएगी। आपने उन्हें क्रेडिट पॉलिसी में ज़्यादा लिबरल छोड़ा है, उन्हें काफ़ी समय दिया है, तो वो समय तक आपका प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत रहेगी, तो आपका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो बढ़ जाएगा, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, इफ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर फेवरेबल, जिनसे हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर वो हमें समय अच्छा खासा देते हैं, ठीक है, तो और हम जो सेल्स दे रहे हैं वो थोड़ा कम लिबरल है, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का है कि हाँ 1 महीने दूंगा, आप मेरा पैसे रिटर्न कर देना, ठीक है। जिन्हें हम चीज़ें उधार पर बेच रहे हैं उसे हम 1 महीने का समय दे रहे हैं, और हमें 3 महीने का समय मिल रहा है जहाँ से हम चीज़ें खरीद रहे हैं, तो मेरा जो पैसा है 1 महीने में रिटर्न आ जाएगा, और मुझे 3 महीने में पैसे रिटर्न करने हैं जिससे मैंने चीज़ें खरीदी है, तो क्या होगा, इधर से पैसे आया, मैंने इसे दे दिया, तो वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी अपने वर्किंग कैपिटल की, देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल रिड्यूस, तो जो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो मेरा डे टू डे एक्सपेंडिचर है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि आप जो क्रेडिट दे रहे हो, चीज़ें बेच रहे हो उधार पर, उस पर आप कितना कंट्रोल रखते हो, वो क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स
एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, कितना उधार पर चीजें बेच रहे हो। द टर्म ऑफ क्रेडिट सेल्स, कितने दिनों के लिए उधार दे रहे हो। द कलेक्शन पॉलिसी, जो आप पैसे कलेक्ट करोगे उसमें कितना समय लगेगा। वो सारी चीजें डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होगा। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी इज साउंड, अगर आपकी जो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है, मतलब आपने जो बेचा, जितनी चीजें बेची उसमें कितना समय दिया आपने, उसे क्रेडिट पीरियड कितना दिया है, और उससे आप कैसे कलेक्ट करते हो, अगर वो आपका मैनेजमेंट सही है, इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इम्प्रूव इट्स कैश फ्लो, तो कंपनी के लिए पॉसिबल हो जाता है कि वो अपना कैश फ्लो सही कर सकती है, इम्प्रूव कर सकती है। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, अगर हमने ज्यादा समय दे दिया कि तुम आराम से पैसे दो, लेकिन हमारे प्रोडक्शन के लिए तो रोज खर्च आ रहा है और पैसे आ नहीं रहे, तो हमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स, पैसे नहीं आएंगे। अब लिबरल हो गए, अच्छा टाइम भी दे दिया, तो चांसेस क्या है, बैड डेब्ट होने के भी चांसेस है, सामने वाले से हम पैसे रिकवर कर पाएंगे या नहीं, वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। Therefore, a firm requires more working capital, उससे क्या होगा, कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। The firm makes cash sales requires less working capital, अगर जो फर्म कैश सेल्स करता है, उधार नहीं देता है, जो इमीडिएट पेमेंट लेता है अपनी चीजों के लिए, उसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं लगता, ठीक है, उन्हें साइड में उतने पैसे नहीं रखने पड़ते, क्योंकि हम कैश में बेच रहे हैं, हमें तुरंत पैसे आते हैं, हम तुरंत उसे प्रोडक्शन में लगा सकते हैं। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, आप बिजनेस को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, तो आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म विल इंक्रीज, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विद ग्रोथ ऑफ अ फर्म। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन, जो कंपनी बढ़ रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, उसे फंड्स ज्यादा लगेंगे ताकि वो अपना जो डे टू डे खर्च है उसे मैनेज कर सके। आपको रॉ मटेरियल तो हमेशा खरीदना है, कंटिन्यूस बेसिस पे खरीदना है, आपको सैलरी हर महीने देनी है, आपको जो भी खर्च आते हैं, टेलीफोन वगैरह जो भी हमने ओवरहेड्स पढ़े, वो सारी चीज़ों का ध्यान देना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, आपका खर्च डेली बेसिस पे है और इतना ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। वही जगह कोई कंपनी छोटी मोटी है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चलता है, लेकिन जब आप कंपनी को एक्सपांड करो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट एबिलिटी, अब आप कैसे उसे मैनेज करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब डिपार्टमेंट्स है, एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल अगर हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि इतना प्रोडक्शन हुआ है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तो हो सकता है हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो कम होगा, क्योंकि इतना प्रोडक्ट बन के तैयार है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बोल रहा है हमें इतनी की जरूरत है, अगर वो लोग बराबर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन नहीं करके रखोगे आप, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं बना के रखोगे, आप ये भी देखोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, डिमांड कितनी आ रही है वो हिसाब से आप सप्लाई करोगे, उस हिसाब से प्रोडक्शन करोगे। अगर आपने एक साथ प्रोडक्शन करके रख दिया और उतना डिमांड नहीं है, उतनी सेल्स नहीं है, तो आपका जो पैसा है वहां पर ब्लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को, कि जितनी डिमांड आ रही है हमें बताओ, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन एडिशनली होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है, बट इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पैसे उसमें पूरी तरह फ्रीज हो जाए, ठीक है। अ फर्म स्टॉकिंग ऑन हैवी इन्वेंटरीज कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां पर फर्म ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक में रखती है वहां पर उन्हें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ज्यादा चीजें आप बनाकर रख रहे हो, फिनिश गुड्स ज्यादा रख रहे हो, रॉ मटेरियल ज्यादा रख रहे हो, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन सी दूसरी चीजें जो हमारे वर्किंग कैपिटल को
इफेक्ट करती है। जैसे कि इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म, अगर हमें बराबर जब भी हमें ज़रूरत है पैसों की तो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्था जो फाइनेंस पैसे प्रोवाइड करती है, या बैंक हमें फंड्स प्रोवाइड करती है, तो हम क्या करते हैं उस समय इतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं रखते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि हमें वहाँ से पैसे मिल जाएंगे, हमें इतना पता है। तो वहाँ पर ज़्यादा हम वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं होती, हम उसे कम भी रख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि फाइनेंस हमें प्रोवाइड होगा, हमें सोर्सेस मिल पाएंगे, वहाँ से हम पैसे रेज कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले से ही प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और पहले से ही वर्किंग कैपिटल हमारे पास ज़्यादा रखना पड़ता है। समझा? अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी लिया है इस आंसर को एक्सप्लेन करने में, शायद इसमें नहीं, इसके पहले वाले आंसर में। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी हम इसमें देखेंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है।